जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल वीके बागपत न्यूज़ में। और आज मैं खड़ा हूं जिला पशु चिकित्सालय बागपत सदर के प्रांगण में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश के 15 से 20 जनपदों में लंपी नामक जो मवेशियों का रोग है वो फैला हुआ है, जिसको लेकर के पशुपालक काफ़ी चिंता में डूबे हुए हैं, क्योंकि लगातार अलग अलग जनपद से पशुओं की मौत की खबर आ रही है। हालांकि इसके बारे में प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया है। राज्य सरकार ने इससे निपटने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसी क्रम में हम आए हैं पशु चिकित्सालय बागपत में, क्योंकि यहाँ पर मुख्य केंद्र बनाया गया है और यहाँ के जो नोडल अधिकारी है डॉक्टर सोमदेव चौहान जी, उनको यहाँ का कार्यभार सौंपा गया है। तो इसी क्रम में आइए चलते हैं डॉक्टर सोमदेव चौहान जी के कार्यालय में और जानते हैं कि जनपद बागपत में लंपी रोग को लेकर के जो पशु पालक हैं उसको परेशान हैं, उनके लिए क्या कुछ कार्रवाई चलाई जा रही है, अब तक कितने पशुओं का टीकाकरण कर लिया गया है और आगे का क्या कार्यक्रम होने जा रहा है। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल वीके बागपत न्यूज़ पर। धन्यवाद। और अब हमारे साथ हैं बागपत कंट्रोल रूम के नोडल अधिकारी डॉक्टर सोमदेव चौहान जी। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, जैसा कि लंपी जो रोग है ये काफ़ी जनपदों में उत्तर प्रदेश के देखने में आ रहा है, तो बागपत की स्थिति क्या बनी हुई है? जो है लंपी स्किन डिजीज़ जो है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में जो है अपना प्रभाव बनाए हुए है। अभी तक की जो स्थिति के अनुसार शुरू में 15 जनपदों से केसेस आए थे, परंतु रात की रिपोर्टिंग के अनुसार हमारे पास जो लंपी स्किन डिजीज़ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जनपद प्रभावित हैं। बागपत जनपद की मैं स्थिति के बारे में बात करूंगा तो हमारे पास जो है लंपी स्किन डिजीज़ से 65 गांव प्रभावित हैं। जो कुल एक्टिव केसेस हैं वो 291 केसेस एक्टिव केसेस हैं, जिसमें से 123 केसेस सही भी हो चुके हैं, पूर्णतः सही हो चुके हैं रिकवरी के बाद। इसके बाद जो है 9 गौवंशीय पशुओं की मृत्यु हुई है और अभी तक हमने जो है हमारे पास वैक्सीन प्राप्त हो गई है 50,000 डोज जनपद स्तर पर, और हमने जनपद में 30 टीमों का गठन कर दिया है। हमारी सभी टीमें लगातार टीकाकरण कर रही हैं। कल शाम तक हमने जो है 50,000 में से 15,500 पशुओं का टीकाकरण कर दिया था। दूसरा, जितने भी अस्थायी गौ आश्रय स्थल हैं अभी तक उसमें से एक जगह पर हमारे पास जो हैं 3 या 4 केसेस रिपोर्टेड हैं, वो हमें संभवतः लग रहे थे कि लंपी स्किन डिजीज़ से, उनको हमने वहाँ से आइसोलेट कर दिया है और बिल्कुल अलग कर दिया है, जिससे कि जो है अन्य पशुओं में वो रोग ना फैले। हमारे लगातार जो है सोडियम हाइपोक्लोराइट और उससे फॉगिंग की जा रही है, वहाँ पर सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन का से छिड़काव किया जा रहा है। बचाव हेतु सारे रास्ते अपनाए जा रहे हैं। सभी बाहरी पशुओं का प्रवेश गौआश्रय स्थलों पर हमारे द्वारा बंद कर दिया गया है और हम एक जो है अच्छी स्थिति में हैं, मैं कह सकता हूँ। कहीं पर मृत्यु दर जो है बहुत ज़्यादा नहीं हुई। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि ये लंपी रोग है, इसमें इसके सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं? किसान किस प्रकार से पहचान कर सकते हैं कि उनका जो पशु है वो इस रोग से ग्रस्त हुआ है या नहीं हुआ है? क्योंकि एक कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति भी पैदा हो गई है। सामान्य रूप से अन्य बीमारियां भी चलती रहती हैं, मौसम भी बदल रहा है, तो इसको लेकर के भ्रम की स्थिति बन रही है और बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि कॉल्स आ रही हैं कंट्रोल रूम पर। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हाँ, मैं कंट्रोल रूम का संचालन कर रहा हूँ। रोज़ कम से कम जो है 50 से 60 लोगों के क्वेरीज़ आती हैं हमारे पास और हम उनको जो है जवाब देते हैं, उनको समझाते भी हैं क्या करें एवं क्या ना करें। मैं सभी किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि वैसे तो सोशल मीडिया ने सभी को जो है जागरूक कर दिया है, परंतु फिर भी जो है एक पशु चिकित्सक होने के नाते मेरे दायित्व हैं और प्रभारी होने के नाते कि लोगों को वैज्ञानिक जानकारी हम जो हैं उनके द्वार तक पहुंचाएं। लंपी स्किन डिजीज़ एक विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग होने के कारण सबसे पहला जो लक्षण होता है, इसमें जैसे ही विषाणु शरीर में प्रवेश करता है तो 2 से 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है और उसमें किसी भी समय
पशु की शरीर की अवस्था के अनुसार सबसे पहला लक्षण जो दिखाई देगा उसमें जो है बुखार होगा। सबसे पहला लक्षण बुखार होगा। बुखार के बाद 103, 104 तक भी बुखार हो सकता है। उसके बाद आँख एवं नाक से तरल श्राव निकलने लगता है, पानी सा चलने लगता है, पैरों में सूजन होने लगती है, पूरे शरीर पर जो है चपटी चपटी गांठें बनने लगती हैं। पहले शरीर में उभार सा होता है और कुछ पशुओं में उसी उभार से अगर जो है साफ़ सफाई अच्छी तरह से रखी जाए तो वो जो हैं जख्म बढ़ते नहीं हैं और उसी स्तर पर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के अनुसार, पशु के स्वास्थ्य के अनुसार कुछ उसी तरह से सही हो सकते हैं। परंतु जिनका स्वास्थ्य सही नहीं है, उनका इम्यून स्टेटस कम है, किसी पशु में दुर्बलता है, तो उसके अंदर वो जो गांठ सी बनती हैं वो नीचे से अंदर ही अंदर गलने लगती हैं और गलने के बाद वो जो उसका मांस का टुकड़ा सा होता है, जैसे एक रुपए का सिक्का है, उस तरह की जो वो है उसका मांस उस जगह से निकल जाता है और अल्सर जैसा वहाँ पर बनने लगता है। वो घाव जो है धीरे धीरे भर जाता है, परंतु उस पर जो है मक्खी बैठती हैं। मक्खी के बैठने से वो जो है अन्य पशुओं में भी संक्रमण का कार्य करते हैं। मैं किसान भाइयों को एक बात और भी बताना चाहूँगा जो मुख्य है कि इसका जो फैलाव है सिर्फ कोई भी कारण तो विषाणु है, परंतु विषाणु एक पशु से दूसरे पशु में जब फैलता है तो उसका जो कारक है वो है मच्छर, मक्खी, किल्ली। जैसे पशुओं में डांस मक्खी होती हैं, बरसात के मौसम में डांस मक्खी होती हैं, पशुओं को काटती हैं, एक पशु से दूसरे पशु पर उड़कर बैठती हैं एवं काटती हैं। ये जो बाइटिंग फ्लाइज हैं, किल्ली हैं, जू हैं, चीचड़ी हैं, इन सब जो हैं ये इसके माध्यम हैं। अगर हम अपने पशुओं को इन बाह्य परजीवियों से कंट्रोल करेंगे तो जो है इस बीमारी का संक्रमण बहुत हद तक कम किया जा सकता है। यही जो है मुख्य कारक है और उन्हीं पशुओं में ये ज़्यादा होता है जिनमें किल्ली वगैरह होती हैं। शुरू में तो पशुपालक यही समझता रहता है ये किल्ली की वजह से उभार हो रहा है, परंतु वो उसके मक्खी के काटने से उसमें संक्रमण चला जाता है और उन संक्रमण से वो गांठें बननी शुरू होती हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि जनपद स्तर पर अगर बात करें तो यदि किसी किसान को परेशानी आ रही है तो वो क्या पशु के साथ या पशु यहाँ पर लाएं केंद्र पर, या वो खुद आएँ? क्योंकि टीमें जो हैं वो जा रही हैं, लगातार काम कर रही हैं, टीकाकरण चल रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद जो रोग है, एक टीकाकरण एक बड़ा जो है चैलेंज है जनपद स्तर पर, उतनी टीमें शायद पर्याप्त नहीं हैं। तो इसके मद्देनज़र किसान किस प्रकार से, क्या किसान भी खुद आकर के यहाँ से मिल कर के दवाई ले जा सकता है पशुओं के लिए? देखिए, हमारे दरवाजे तो पशु चिकित्सालय बने ही इसलिए हैं, कृषकों के भलों के लिए हैं। हम उन्हें जागरूक करने के लिए भी जो हमारी टीमें जा रही हैं वो सिर्फ टीकाकरण ही नहीं कर रही। अगर उन्हें कहीं पर कोई सस्पेक्टेड केसेस मिलता है तो हमारा काम जो है, जो वैज्ञानिक ज्ञान है उसको वाहन करते हुए उसको जो है लोगों को प्रसार करना भी हमारा एक प्रमुख दायित्व है। जब तक हम लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, हमारा एक कैंपेन चल रहा है, हम जब भी गाँव में जाते हैं तो लोगों को उसके विषय में जागरूक करते हैं, क्या करें और क्या ना करें। अगर कहीं जो है कोई पशु लक्षण वाला पाया जाता है तो उसको हम अलग करवा देते हैं। दवाई के विषय में जो मुख्य रूप से विषाणु जनित रोग होने के कारण इसकी कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है, परंतु लक्षणों के आधार पर, जिस तरह से लक्षण होते हैं उसी के आधार पर उसका उपचार किया जाता है। एक आइवरमेक्टिन या डोरामेक्टिन, इसको एक इंजेक्शन लगाने से काफ़ी हद तक शरीर की प्रतिरोधक क्षमताएं सही रहती हैं एवं जो है वो बाह्य परजीवियों को भी ख़त्म कर देता है। तो हमारे पास आइवरमेक्टिन इंजेक्शन, डोरामेक्टिन जो है पर्याप्त मात्रा में सभी चिकित्सालयों एवं हमारे केंद्रों पर उपलब्ध है। अगर कोई हमारे पास आता भी है तो हम सिरिंज में कर उसको उसकी डोज़ के अनुसार दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा संभव नहीं हो पाता कि भी 4,62,000 पशु हैं हमारे जनपद में कि हम जो है प्रिवेंशन के लिए भी उनको जो है सिरिंज में कर दे देते हैं कि आप जो हैं इसे लग। और मेरी ये भी सलाह है कि अपने निकटवर्ती पशु चिकित्सालय पर जाएं। हम जो है जो भी हमारे पास संसाधन है उनका भरपूर दोहन करते हुए कृषक भाइयों को अपने संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। और एंटी एलर्जिक है, जैसे भी कोई ट्रीटमेंट होता है एंटीबायोटिक तो बहुत लेटर स्टेजेस में, अगर जो है ये जख्म पकने लगें या घाव गहरे हो जाएं
तब उस समय पर हम जो है, और कोई बहुत महंगे एंटीबायोटिक्स का भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो पेनिसिलिन्स है या एनरोफ्लॉक्सासिन है, जो प्रोटोकॉल है वो सस्ते ही एंटीबायोटिक का है। लोग जो हैं और अप्रशिक्षित उनके झांसे में आकर बहुत महंगी महंगी दवाई लगवा रहे हैं, परंतु महंगे से नहीं, जो उचित इलाज होना चाहिए वो जो है प्रोटोकॉल के अनुसार किया जाना चाहिए। कि मैं सभी पशुपालकों को एक सुझाव देना ज़रूर चाहूँगा, एक पशु चिकित्सक होने के नाते, कि जब हम अपनी तुलना विदेशों से करते हैं तो वो जो हैं, विदेशों में एक प्रक्रिया है कि वो बचाव पर, रोगों से बचाव पर खर्च करते हैं, और हम लोग जो हैं इलाज पर धनराशि खर्च करते हैं। जो इलाज पर धनराशि खर्च होती है उससे एक तो पैसे का, धन की बर्बादी होती है, दूसरा पशु का प्रोडक्शन पूर्णतः जो है ख़त्म हो जाता है। इसलिए मेरा एक सभी लोगों से सुझाव है कि यही नहीं, लंपी स्किन बीमारी, जो पशुओं में होने वाली संक्रामक बीमारियां हैं, उनका मुख्य कारण जो है जूं, किल्ली, काटने वाली मक्खियां और इस तरह के बाह्य परजीवी हैं। और मेरा आपसे सभी कृषक भाइयों से अनुरोध है कि वो जो हैं, अगर महीने में एक बार अपने पशुओं पर जो किल्ली नाशक दवाई का स्प्रे करें तो शायद जो है हमारे पशु बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, और हम होने वाली लंपी स्किन डिजीज़ नहीं और अन्य बीमारियां हैं जो कि जानलेवा बीमारी हैं, जो कि गर्मियों के मौसम के उद्गम के साथ फैलती हैं, जैसे कि बबेसियोसिस, फिलेरियोसिस और एनाप्लाज्मोसिस। ये ऐसी जानलेवा बीमारी हैं कि इनसे मृत्यु दर बहुत अधिक होती है। हम उनसे भी बचाव कर पाएंगे, लंपी स्किन रोग तो होगा ही नहीं, क्योंकि उन बीमारियों की कोई वैक्सीन नहीं है, और सिर्फ जो है इनके किल्ली, जूं और टेबेनस फ्लाइज, इनके काटने से ही वो जो हैं फैलती हैं। तो मेरा सभी कृषक भाइयों से ये विनम्र निवेदन है कि वो महीने में एक बार उनके पशु पर दिखाई दें या ना दें, एक रूटीन बना ले कि हमको महीने में एक बार इनके शरीर पर किल्ली नाशक दवाई का स्प्रे करना है, और उस स्प्रे करने से हम जो है बाह्य परजीवियों से बचे रहेंगे एवं हम अपने बागपत के सभी पशुओं को स्वस्थ रख पाएंगे। और उन पशुओं को देखकर ही ऐसा प्रतीत होगा कि उनकी बॉडी में से एक अलग ही चमक दिखाई देगी जब जो है हमारे पशु स्वस्थ होंगे। धन्यवाद। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये अभी आप सुन रहे थे कंट्रोल रूम के नोडल अधिकारी डॉक्टर सोमदेव जी को, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस लिम्पी रोग के बारे में आप लोगों को दी। उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी, और आशा करते हैं कि आप स्थिति परिस्थिति को समझ करके उचित कदम लेंगे और अपने पशुओं को इस रोग से बचाएंगे। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल वीके बागपत न्यूज़ पर। धन्यवाद।